हेलो एवरीवन। नमस्कार। जोहार। सभी साथियों को जोहार। मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, किसी कारण की वजह से, कुछ व्यक्तिगत कारण था। परंतु आज से फिर आपका जो मेरे द्वारा बोला गया था बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के संबंध में, जो झारखंड टेट और पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो 30 क्वेश्चन आएगा, पारा शिक्षक में 25 क्वेश्चन रहेगा, जेटेट में 30 क्वेश्चन रहेगा, वही लेकर आप लोग के बीच आए हैं। मॉक टेस्ट 1 हम बता दिए थे, आज मॉक टेस्ट 2 चलेगा, यानी दूसरा ये मॉक टेस्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको ऐसा नहीं कि आपको ये दोनों में साथ ही साथ सीटेट में भी इसका यूज़ होगा, सीटेट में भी ये काम आ जाएगा। तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और ये एग्ज़ाम में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। उसी को लेके आज फिर पुनः हम आए हैं। तो आज ये मॉक टेस्ट 2 होगा आपका। मॉक टेस्ट 1 हम लोग देख लिया, आज मॉक टेस्ट 2 होगा। उससे पहले सभी से अनुरोध है, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी समय समय से जो नोटिफिकेशन आपको आएगा वो प्राप्त होते रहेगा, मिलते रहेगा। तो चलिए आप लोग के बीच आज मॉक टेस्ट 1 हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो नहीं देख पाए होंगे वो मॉक टेस्ट 1 जाके देखिएगा। आज मॉक टेस्ट 2 चल रहा है। 30 प्रश्न रहेंगे जो दोनों में काम आएंगे, आपको जेटेट और पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में बहुत काम में आने वाला है। साथ ही साथ सीटेट में भी इसका यूज़ होगा, सीटेट में भी इसका काम आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपको लिखा हुआ है मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य में पहला है ऑप्शन, आप देख सकते हैं, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। बच्चा क्या सीखा है ये जानना। तीसरा, बच्चों को सीखने में आई कठिनाई को जानना, या उपयुक्त में से सभी। यानी मूल्यांकन, किसी भी बच्चे का मूल्यांकन करने में ये क्या चारों चीज़ में क्या महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आप देख सकते हैं, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, वो मूल्यांकन करके। बच्चा क्या सीखा है ये जानने जरूरी होता है, वो मूल्यांकन करके। बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे मूल्यांकन करके हम लोग जान सकते हैं कि बच्चों को सीखने में क्या क्या कठिनाई आ रही है। इस तरह से आप देखिएगा तो सभी का सभी ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर जो होगा आप देख सकते हैं, आंसर ये आप जो ग्रीन कलर से कर दे रहे हैं, आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा के प्रक्रिया के क्या अंग होते हैं ये बताना है। तो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग को देखिएगा तो पहला जो ऑप्शन है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको नहीं हो तो बड़ा करते हैं। शिक्षा का प्रक्रिया का जो अंग है आप इसको देख सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, शिक्षा की प्रक्रिया का जो अंग है आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या ये सभी। शिक्षा का जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या क्या उसमें अंग है, ये बताना है। तो देखिए कोई भी शिक्षा की अगर जो प्रक्रिया होती है या शिक्षा जो होता है उसमें ये सभी की आवश्यकता पड़ती है। यानी शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है, छात्र होना यानी शिक्षार्थी होना बहुत ज़रूरी, साथ ही साथ पाठ्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या पढ़ा जाए या क्या पढ़ाया जाए, शिक्षक क्या पढ़ाए ये पता नहीं लगेगा। ये चारों का चारों ऑप्शन आपका सही होगा, यानी आंसर हो गया आंसर नंबर 4, यानी 4 है दूसरा का आंसर। आते हैं हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में आप देख सकते हैं है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यानी विद्यार्थी जो होते हैं उसको विद्यालय में खेलना क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। उन लोगों को खेलना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन में, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, सशक्त मतलब मजबूत बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तीसरा है यह समय बिताने में सहायक होगा, चौथा है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो आप देखिए कोई भी बालक अगर स्कूल में या विद्यालय में खेलता है तो उसके लिए जो उचित है यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हो जाएगा वो होगा, इसमें क्या होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। यानी साथ में लोग खेलेंगे तो एक दूसरे का सहयोग करना सीखेंगे कि हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा सहयोग करना चाहिए। इसलिए विद्यालयों में बच्चों को खेलना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा, आप देख सकते हैं, तीसरा का भी 4 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। यानी बच्चों के जो बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक मतलब बुद्धि का जो विकास होता है, उसमें 4 विशिष्ट अवस्था बताया गया है। ये कौन किनके द्वारा, कौन मनोवैज्ञानिक के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई है वो है। तो देखिए जो मनोवैज्ञानिक का नाम है उसमें कोहलबर्ग, ठीक है, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे के द्वारा, यानी पियाजे यानी जीन पियाजे के द्वारा। तो देखिएगा बच्चों का बौद्धिक विकास की जो अवस्था 4 इन्होंने पहचाना है और उसको देने वाले वो चारों अवस्था जो है वो दिए हैं। तो ऑप्शन होगा इसका जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, वो चारों अवस्था की बात की गई है। तो ऑप्शन ये भी चौथा नंबर हो जाएगा, यानी नंबर 4, ठीक है, नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा इसको, कोई क्वेश्चन लंबा है इसलिए थोड़ा सा कठिनाई होती है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा का चक्र जो होता है, क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। यानी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अभिप्रेरणा जो बताया गया है, यानी मोटिवेशन जो बताया गया है, वो कौन सी, यानी कौन सा कदम निम्नलिखित में से है ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आवश्यकता है, दूसरा है अंतर्नोदय है, तीसरा है प्रोत्साहन का लक्ष्य, चौथा है ये सभी। यानी ये चारों का चारों ऑप्शन देखिएगा, यानी जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन होता है इसमें आवश्यकता जरूरी है, अंतर्नोदय बहुत ज़रूरी है, प्रोत्साहन या लक्ष्य भी होना चाहिए। यानी टोटल आप देखिएगा यहाँ देखने को जो आंसर मिलेगा आपका ये सभी, यानी ये टोटल का टोटल चारों का चारों आपका सही होगा। यानी अभिप्रेरणा में ये चक्र जो है इसमें सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण कब होता है, ये अवस्था बताया गया है। तो देखिएगा 4 अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था में दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान और व्यक्ति के पूरे जीवन में। यानी कब जो होता है, जो गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में देखा जाता है या पाया जाता है, ये बताना है। तो देखिएगा इसमें जो चारों में जो देखा गया है या चारों में जो आपको देखने को मिलेगा, ये इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये होगा किशोरा अवस्था के दौरान क्या होता है, बच्चों में गहन और सामाजिक जो होता है वो समाजीकरण जो होता है उसी समय किशोरा अवस्था के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण और जटिल और गहन होता है।
ठीक है, तो छठा नंबर का आंसर 1 होगा। अब आते हैं हम लोग नंबर 7 में। देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। यानी बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपना समझ का जो सृजन करता है उसका श्रेय जाता है। किनके द्वारा बताया गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपना समझ का सृजन करते हैं, यानी विकास करते हैं, शुरुआत करते हैं। किनके द्वारा? तो देखिए यहाँ मनोवैज्ञानिकों का नाम है जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या स्किनर। किनके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिएगा चारों में ऑप्शन में तो मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, जो बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप देख सकते हैं जीन पियाजे होगा, जीन पियाजे होगा। ठीक है, तो 7th नंबर का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? यानी वाइगोस्की महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए सामाजिक, दूसरा है मानसिक प्रारूपों, है ना, कि समायोजन, और उद्दीपक अनुक्रिया, और संतुलन, है ना। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। यानी संज्ञानात्मक उद्दीपक मतलब उत्तेजना होता है ना। तो ये चारों ऑप्शन में देखिएगा वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक जो होता है विकास का मूल कारण, अगर आप ढूंढिएगा देखिएगा तो विकास का मूल कारण क्या होता है, वो सामाजिक होता है। यानी सामाजिक अन्योन्याय क्रिया होता है। अन्योन्याय क्रिया, सामाजिक अन्योन्याय क्रिया उसका होगा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की है? निम्नलिखित में से कौन सी विधियां व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की है? यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए बौद्धिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और ये सभी। ये देखिए इसमें अगर देखिए किसी को व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानने के लिए सबसे बढ़िया जो है ये तीनों में देखिएगा तो सभी आवश्यक है। यानी बौद्धिक होगा, उपलब्धि होगा, अभिरुचि होगा। यानी ये सारा आंसर आपको ये सही मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 4, यानी ये चौथा इसका आंसर होगा। ठीक है, 4th। 10th नंबर चलते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र का मुख्य स्थान क्या है? बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा का जो क्षेत्र है उसका मुख्य स्थान क्या है? तो मुख्य स्थान देखिए बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का। तो बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य स्थान होता है वो शिक्षा का मुख्य स्थान होता है बालक, है ना। बाल मनोवैज्ञानिक में हम लोग बालक का अध्ययन करते हैं, इसलिए शिक्षा का मूल अधिक जो उद्देश्य है या स्थान होता है वो बालक होता है। तो 10वां का पहला नंबर होगा, जो आपको ग्रीन कर दे रहे हैं वो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए व्यक्तित्व विकास में निर्वहन करता है, व्यक्तित्व विकास में निर्वहन कौन करता है ये जानना है। तो देखिए व्यक्तित्व विकास का बात है, उसमें पहला ऑप्शन आप देखते हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण का मिश्रण, दूसरा परीक्षाओं की संख्या, तीसरा आनुवांशिकता, चौथा वातावरण। यानी व्यक्तित्व विकास, है ना। व्यक्तित्व विकास के बारे में अगर देखिएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा व्यक्तित्व विकास का जो रहता है ये दोनों का मिश्रण रहता है। यानी व्यक्तित्व विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण के दोनों का मिश्रण है। इसके आधार पे क्या होगा, किसी व्यक्ति का क्या होगा, विकास होगा। यानी उसका व्यक्ति का विकास इसी आधार पे दिया गया है। यानी उसमें आप देख सकते हैं आनुवांशिकता भी होता है और वातावरण के अनुसार उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, तो ये दोनों के अनुसार देखा तो आंसर होगा 11 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की में अवस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था है। यानी तनाव, टेंशन और क्रोध का
जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, तो देखिए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। तो किस अवस्था में तनाव और क्रोध अधिक आता है, वो कौन सी अवस्था है, ये जानना है। तो देखिएगा इसमें आप लोग पढ़े होंगे, ये किशोरा अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें तनाव और क्रोध ज़्यादा आता है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर 2 किशोरा अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बताया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर, किस आयु पर तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए तर्क किस अवस्था में आता है ना, तर्क जो है वो किस अवस्था में आएगा या किस अवस्था में तर्क को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना है और बताना है। तो देखिए यहाँ है दिया हुआ है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9। ठीक है, तो तर्क की जहाँ तक बात है, तर्क को हम लोग देखेंगे। ये जो अवस्था होता है, तर्क जो विकास होता है, ये आपका 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। बच्चों में तर्क का विकास 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। तो आंसर नंबर 2 होगा, आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है, आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संवेग क्या है, संवेग क्या है ना, संवेग क्या है ये देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्यार व स्नेह, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, क्रोध और भय, इनमें से कोई नहीं। संवेग क्या है, यानी संवेग मतलब आप समझ सकते हैं इमोशन क्या है। ठीक है, तो देखिएगा इमोशन के जहाँ तक बात आएगा, इसमें उत्तेजना या भावों में परिवर्तन होता है, उसी को संवेग कहा जाता है। उत्तेजना और भाव में जो परिवर्तन होगा उसी को संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में होती है। ठीक है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो होता है अंतरीकरण कब होता है ये बताना है। तो इसमें देखिएगा फ्राइड महोदय ने बताया है, ये दिया है, इदम दिया है, अहम दिया है, परा अहम दिया है, ये इन्हों के द्वारा बताया गया है। और इसमें आप देखेंगे, इसमें आप पढ़े होंगे, फ्राइड के अनुसार जो बताया है वो आप अगर पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे, एक परा अहम होता है ना, परा अहम होता है। तो ये प्रअहम ही बताया गया है अंतिकरण में, मूल्यों में अंतिकरण जो होता है प्रअहम के द्वारा होता है ना। प्रअहम सुपर ईगोइस्ट जिसको बोलते हैं, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा एक अनुवांशिक बीमारी है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा एक अनुवांशिक बीमारी है। तो देखिएगा खसरा, रंगों को पहचानने की बाध्यता, अंधता, रंगों को पहचानने की अंधता, पीलिया या डायरिया, यानी जो अनुवांशिक बीमारी के अंतर्गत आएगा। तो देखिएगा इसमें आंसर आपको पता है, अनुवांशिक बीमारी के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये रंगों को पहचानने की जो अंधता है यानी अशक्ता है, वो इसके अंतर्गत आएगा, अनुवांशिकता। खसरा ये सब तो खैर अलग चीज़ है ना, ये डिजीज़ है। पर जो हेरिडिटी चलते आता है वो रंगों को पहचानने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी भाषा का जो विकास होता है उस समय कौन सी अवस्था है जो बच्चे सबसे अधिक सीखना चाहते हैं और सीख सकते हैं। तो देखिएगा मध्यावस्था काल में, वयस्कावस्था में, प्रारंभिक बचपन में या जन्म के पूर्व का समय। तो देखिएगा भाषा का विकास जो होता है उसमें संवेदनशील समय होता है, सबसे क्रूशियल समय होता है, वो जो होता है आप देख सकते हैं प्रारंभिक आपका बचपन का समय जो होता है वो सबसे क्रूशियल समय होता है। ठीक है, संवेदनशील होता है। तो आंसर होगा इसका तीसरा नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया होगा तो देखिएगा, विकास की अवस्था में जो बुद्धि का विकास होता है वो सबसे अधिक होता है, हम लोग का देख सकते हैं किशोर अवस्था में हो सकता है। सबसे अधिक कब होता है? किशोर अवस्था में होता है। आंसर 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आंसर 3 होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखा जाता है। किस मनोवैज्ञानिकों के द्वारा? माने व्यवहारवादी यानी बिहेवियर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, वाटसन, स्किनर, गुथ्री या थॉर्नडाइक। ये 4 मनोवैज्ञानिक है। किनके द्वारा ये बताया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, इसमें जो आंसर होगा वो स्किनर महोदय के द्वारा बताया गया है। ठीक है, इनके द्वारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत द्वारा दिया गया है, तो स्किनर इसका आंसर होगा, स्किनर महोदय। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक की आयु में बुद्धि होने के साथ साथ उसका विकास होता है। बालक की आयु में बुद्धि होने के साथ साथ उसका विकास होता है। वो कब होता है? तो हम लोग देखते हैं, इसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास होता है। ये सभी जब बालक की आयु में वृद्धि होने लगता है तो उसके साथ किस किस चीज़ों का विकास होता है? तो देखिएगा, बालक का जब आयु में वृद्धि होगा, शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास होगा। यानी ये सारा आंसर आपका सही होगा। यानी बालक का जब विकास होता है, ठीक है, आयु में वृद्धि होती है, तो सभी चीज़ का इसमें विकास होता है, शारीरिक हो, मानसिक हो या संवेगात्मक हो, सारा विकास इसमें देखने को मिलता है। तो आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है ये आपको बताना है। तो देखिए, विकास का सिद्धांत क्या कहता है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित है। सभी का विकास दर समान नहीं होता। चौथा, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो देखिए, विकास का बात है, विकास का सिद्धांत की बात है, तो विकास का सिद्धांत ये कहता है कि सभी का विकास का दर जो होता है समान नहीं होता, क्योंकि कोई बालक अगर 5 वर्ष का है, उसका विकास का जो दर है वो अलग पाया जाएगा, और एक 5 साल के बच्चे का विकास दर अलग, दोनों का सेम नहीं हो सकता। दोनों का विकास का जो डेवलपमेंट यानी दर जो है वो अलग अलग पाया जाएगा। ऐसा होता है, सेम नहीं है। 5 साल का बच्चा है तो उसका विकास उतना ही हुआ होगा जितना दूसरे 5 साल का बच्चे का हुआ होगा। तो आंसर इसमें तीसरा नंबर होगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 का क्या सिफारिश करता है, क्या बताना चाहता है? देखिए, 4 ऑप्शन है। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, एक भाषावाद, तीसरा है मूल्यांकन एवं मानकीकरण, चौथा है बहुभाषावाद। यानी 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये बताता है कि इसमें क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताया है कि भाषावाद होना चाहिए, एक नहीं एक से अधिक भाषावाद होना चाहिए, बहुभाषावाद इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 4 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन नया करेंट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आप देखिएगा, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो नई शिक्षा नीति लागू करने का जो प्रथम राज्य है वह है आपका केरल। वह कौन सा राज्य है? तो आपका केरल है। यानी आंसर जो होगा आपका आंसर 1 होगा, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आकलन करते समय शिक्षक को चाहिए क्या होना चाहिए? यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो मिलते हैं स्कूल में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पाए जाते हैं,
उसमें शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए, ठीक है। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास कराना चाहिए। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें इन लोगों को देखिएगा, जो शिक्षक को एक चाहिए वो तीनों ऑप्शन में सबसे सटीक, सबसे अच्छा, सबसे सही यही है कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। कहीं बच्चों का अंक जरूरी नहीं है, वो कितना सीखा, कितना गेन किया, इस पे बात होना चाहिए। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका आंसर देख सकते हैं, आंसर नंबर 3 होगा 24 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है? पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सामग्री जो क्रियाएं हैं किससे संबंधित है? तो देखिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों का मानसिक विकास से, छात्रों का वृत्तिक विकास से। तो देखिएगा, पाठ्य सामग्री जो क्रिया है इसका जो संबंधित है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, यह है छात्रों का जो पूरी तरह से सर्वांगीण विकास के लिए ये रखा गया है, या छात्र जो पाठ सामग्री होता है वो सभी तरह से छात्रों का विकास करना, यानी चौमुखी या बहुमुखी विकास करना चाहिए, है ना। तो ये आपका आंसर 1 होगा। देखिए 26 नंबर, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? शिक्षण, सहानुभूति, ठीक है, समदृष्टि या प्रेरणा। छात्र में रुचि कैसे होएगा? रुचि कैसे पैदा होगा? देखिएगा, रुचि पैदा करने के लिए जब भी किसी भी बच्चों को आप प्रोत्साहित कीजिएगा तो क्या होगा, उसमें आपको रुचि उसका आएगा, उस चीज़ को वो अच्छा से करना चाहेगा, ठीक है, अच्छा से करना चाहेगा, अच्छा से समझना चाहेगा। आप जब उसको प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा देंगे, ठीक है, तब या अपनी प्रेरित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो देखिएगा, दुश्चिंता, उपलब्धि का आवश्यकता, आकांक्षा स्तर या प्रशंसा। आने देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण आप देख सकते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है उसका उदाहरण नहीं है, ये आपको जानना है। तो देखिएगा, इसमें जो आंसर इसका होगा, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का बात होता है वो प्रशंसा, क्योंकि ये आंतरिक प्रशंसा है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है, आंतरिक नहीं है। प्रशंसा क्या है? आपका बाह्य अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। इसलिए आंसर इसका 1 होगा, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने अधिगम का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन नहीं किया है? तो देखिए, अधिगम का बात जहाँ तक आता है, स्किनर, कोचर, थॉर्नडाइक या बी एस ब्लूम के द्वारा, ठीक है। तो देखिएगा, इसका अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले में से नहीं है, उनका नाम है बी.एस. ब्लूम के द्वारा नहीं किया गया, बाकी सभी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 होगा 28 का। नेक्स्ट चलते हैं, शैशवावस्था की अवधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शैशवावस्था की अवधि कौन सा है? तो देखिए, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, ठीक है, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो शैशवावस्था की जो अवधि है वो आप देख सकते हैं, ये होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय है वो शैशवावस्था की अवधि के रूप में माना जाता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष को शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जन्म से 1 वर्ष तक, ये सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जन्म से 1 वर्ष तक अभिप्रेरणा का स्रोत कौन कौन सा है? यानी जन्म से लेके 1 वर्ष तक अभिप्रेरणा का स्रोत कौन कौन सा है? तो देखिए, आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा।
ठीक है। जन्म से लेके 1 वर्ष तक जो आपको देखा जाएगा वो क्या है, आप जन्म से 1 वर्ष अभी प्रेरणा जो उसको मिलेगा उसमें क्या इसका आंसर होगा, तो आंसर होगा इच्छा। यानी इच्छा बहुत ज़रूरी है बच्चों में, है ना। ये इस तरह से देख सकते हैं। कुल 30 क्वेश्चन आपके पास था और 30 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम बताए हैं। और ये 30 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपको सिलेबस के आधार पे बताया जा रहा है। सिलेबस के आधार पे हम आपको बता रहे हैं ताकि आप इसमें अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, तो ये आपका 30 क्वेश्चन था जो काफ़ी अच्छा था। और इसी कड़ी में आज दूसरा हम लोग का मॉक टेस्ट ख़त्म हुआ। फिर आपका नेक्स्ट आएगा, तीसरा मॉक टेस्ट आएगा, वो कल उम्मीद है फिर आ जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः सभी से अनुरोध है, मेरे YouTube चैनल कुमार कोटा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको समय समय पे सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। और आज से ही या नेक्स्ट आपका वीडियो इसका आएगा मॉक टेस्ट 3। उसके अलावे यहाँ झारखंड जो है, झारखंड स्पेशल, झारखंड जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए झारखंड पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड का MCQ भी आपका स्टार्ट होगा, वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड भी हम स्टार्ट इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो झारखंड में क्या क्या पढ़ना है वो तो आप जान ही रहे हैं सिलेबस के आधार पे। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए झारखंड पेपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका MCQ आपको 50 MCQ हम बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा 50 MCQ में, फिर भी आपको 50 MCQ आप अगर बताएं तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगला सेशन में मिलते हैं आप लोग के साथ नए वीडियो के साथ, यानी मॉक टेस्ट नंबर 3। धन्यवाद।